नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम इस नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और इसमें अपनी जो पहली क्लास है वो रहेगी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित, जिसमें हम यूएन पढ़ेंगे अर्थात यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ उससे संबंधित जो एजेंसीज है या उससे संबंधित जो संगठन है उनके बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा वैश्विक स्तर पे जो भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जैसा कि अपन ने जिक्र किया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपन एक तो राष्ट्र संघ के बारे में ब्रीफली जानेंगे और फिर अपन संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से मतलब 18 तक, 14 से 18 तक इस दौरान पहला विश्व युद्ध है वो लड़ा गया। तो पहला विश्व युद्ध के दौरान ये देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई संगठन नहीं था जो कि एक दूसरे देशों के बीच में होने वाले युद्ध को रोक सके या वैश्विक युद्ध को रोक सके। तब इस आवश्यकता को महसूस किया गया और गठन किसका हुआ? राष्ट्र संघ का गठन हुआ। राष्ट्र संघ का गठन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बीच ये कालखंड था, इस दौरान लड़ा गया और परिणाम क्या था? बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई। और उस दौरान ये आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए वैश्विक स्तर पे जो क्या करे, राष्ट्रों के बीच में जो मतभेद होते हैं और वैश्विक युद्ध को जन्म देने के कारण बनते हैं उनको रोका जाए, समय रहते रोका जाए। तो इस प्रकार की संस्था की स्थापना के लिए किस संस्था आगे चल करके क्या हुआ? ये राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। लेकिन जस्ट 1939 से 45 के बीच में वापिस क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। तो जिस उद्देश्य के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वो उद्देश्य क्या हुआ आगे चल करके? क्योंकि बेसिकली लीग ऑफ नेशन है, उसको बनाया किसके लिए था? दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या? सेकेंड वर्ल्ड वार है वो वापस स्टार्ट हो गया। कब? 1939 में। और मतलब एक तरह से ये अब संस्था जो है वैश्विक संस्था बनाई गई थी, ये अपना आप जो उद्देश्य था इसका उसमें क्या हुआ? ये फेल कर गई या फेल हो गई, असफल रही। तो पहला विश्व युद्ध को रोक के बाद में इसको बनाया गया, इस दौरान राष्ट्र संघ को बनाया गया, स्थापना की गई और इसको कार्य क्या दिया गया था? वैश्विक शांति और आगे अर्थात दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो, इसका कार्य इसको दिया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध है 39 में स्टार्ट हो गया, 1939 में। तो ये संस्था अपने आप में फेल रही, असफल रही। इसकी असफलता के कारण, इसके असफल रहने के कारण, अब इसके कारणों को अगर देखें तो क्या हुआ था कि जो बड़े राष्ट्र थे वो इसमें शामिल नहीं थे। जैसे ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी है, वो इस संस्था के मेंबर ही नहीं बने थे। तो उनके बीच में वापस आगे चल करके क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो उसकी वजह से ये संस्था फेल कर गई। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब ये प्रारंभ हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और इसके बाद में ये देखा गया विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद में, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में फिर से एक वैश्विक संस्था की आवश्यकता महसूस की गई और इसके आगे चल करके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? यूएनओ, जिसके बारे में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, उसकी स्थापना होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति है वो अमेरिका द्वारा जापान पे परमाणु अटैक के बाद में होती है और
अमेरिका ने क्या किया था, जापान के 2 नगर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उन पे 1945 में क्या किया, परमाणु बम का यूज किया और इसके साथ ही मतलब एक तरह से ये जापान ने क्या हथियार डाल दिए और विश्व युद्ध है वो उसी के साथ में ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद में जितनी जान माल की हानि हुई थी, आर्थिक नुकसान हुआ था और वैश्विक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया था। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूएन की स्थापना होती है या यूएनओ की स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशन ऑफ, है ना, तो इसकी स्थापना होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इस कालखंड में ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस दौरान के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। इन्होंने क्या किया, एक नए संगठन का आह्वान किया। इन्होंने कहा कि भाई जो लीग ऑफ नेशन है वो तो फेल कर ही गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध है वो प्रारंभ हो गया। तो इन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय के सामने एक प्रस्ताव रखा कि एक अपन नई संस्था बनाते हैं जो क्या करेगी, तीसरे विश्व युद्ध को रोकेगी। इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि थर्ड जो वर्ल्ड वार है उसको रोकेगी। इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि थर्ड वर्ल्ड वार या तीसरा जो विश्व युद्ध है उसको रोकने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। वही दूसरे शब्दों में कि वैश्विक शांति बना के रखेगी और आपसी जो मतभेद होते हैं राष्ट्रों के बीच में उसको निपटाने का या उसको खत्म करने का, आपसी भाईचारा बनाने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। तो मोटा मोटी अगर देखें तो जो यूएन है उसकी स्थापना तीसरा विश्व युद्ध को रोकने के लिए ही बेसिकली हुई थी और उस कार्य में या उस उद्देश्य में या उस लक्ष्य में कहीं ना कहीं यूएन है वो आज तक कामयाब रहा है। क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध, हालांकि छोटे मोटे युद्ध जरूर हुए हैं राष्ट्रों के बीच में, लेकिन वैश्विक युद्ध की स्थिति अभी तक नहीं बनी है। तो यह संस्था अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब रही है। अब अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, इसके क्या क्या कार्य है, किस प्रकार गठन हुआ, वो सब चीज़ें अपन देखेंगे। तो अब अपन यूएन के बारे में पढ़ेंगे। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। एक तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो 1945 है। डेट कौन सी है, 24 अक्टूबर 1945। ये तारीख है अपन को याद रखना होता है। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और कहाँ पे हुई थी स्थापना, कहाँ पे हुई, तो अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को जो नगर है अमेरिका में, वहाँ पे इसकी स्थापना होती है। और इसका एक चार्टर अर्थात इसका एक संविधान बनाया गया, जिसमें इससे संबंधित एक संविधान बनाया गया और उसमें इससे संबंधित सारे प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया। इसमें संस्थापक सदस्यों की बात करें, स्थापना अपन ने देख लिया कब हुई, तो स्थापना ये इस टाइप से 24 अक्टूबर 1945। कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। अब स्थापना के दौरान जिन राष्ट्रों ने इस पे साइन किए थे, इसके पैक्ट पे या चार्टर पे, तो वो क्या कहलाते हैं, वो संस्थापक सदस्य कहलाते हैं। कोई भी संस्था होती है उसके जो शुरुआत में मेंबर बनते हैं स्टार्टिंग में, वो क्या होते हैं, उसके संस्थापक सदस्य कहलाते हैं। तो इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, 51 थे। पोलैंड उसमें बाद में शामिल हुआ था। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 50 देशों ने इस पे साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, बाद में पोलैंड ने भी इस पे साइन कर दिए, तो ये संख्या हो गई थी 51। अब आपसे पूछा जाए अगर है कि यूएन के संस्थापक सदस्य कितने थे, तो उसमें 50 थे। इन संस्थापक सदस्य को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, मूल सदस्य भी इनको कहा जाता है, मूल सदस्य भी इनको कहा जाता है। और इंडिया, भारत, अपना जो देश है भारत, वो भी क्या था, एक मूल सदस्य था। भारत ने भी क्या है इसी दौरान इस पे साइन किए थे। हालांकि यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, लेकिन भारत ने इस पे उस दौरान ही साइन किए थे। तो 50 राष्ट्रों में भारत भी शामिल था। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। इसी स्थापना दिवस को, मतलब 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है, यूएन या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूएन दिवस या यूएन का स्थापना दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है
वो बाद में मैनहट्टन द्वीप है, एक आइलैंड है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी जो भाषा है वो 6 भाषाएं हैं, 6 वो आधिकारिक भाषाएं हैं 6। कौन कौन सी है? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और चीनी। इन 6 भाषाओं को मतलब आधिकारिक रूप से यूएन की भाषा का दर्जा दिया गया है। कार्यकारी भाषा अर्थात ऑफिस यूज के लिए जो भाषाएं हैं वो है 2। कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। इसमें वहाँ का जो डेली का कामकाज है वो हुआ करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी भाषाएं कितनी है भाषाएं कितनी है? तो टोटल 6 भाषाओं को इसको मान्यता दी गई है। 6 भाषाओं को क्या है? मान्यता दी गई है। और ऑफिस यूज की या जो कार्यकारी भाषा होती है जिसमें यूएन का कामकाज होता है वो भाषाएं कितनी है? वो 2 है। और वो कौन कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं हैं जिनके माध्यम से इसका डेली का रूटीन का जो कामकाज है वो संपन्न हुआ करता है। अब ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी जिनके बारे में अपन ने जाना, और अब अपन पढ़ेंगे कि यूएन किस प्रकार कार्य करता है और इसके कौन कौन से अंग है, कौन कौन से पार्ट है। तो इसके 6 पार्ट है। कितने अंग है इसके 6 पार्ट है जिनका नाम क्या क्या है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास या न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप टाइप से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये इसके 6 अंग है। तो ये 6 अंग है या 6 भाग है, इनका अलग अलग काम है। सभी का क्या है? अलग अलग काम है, अलग अलग कार्य इनको दिया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यूएन या संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने पार्ट है या कितने अंग है, तो कितने हैं? 6 भाग है या 6 अंग है। और इन सब का अलग अलग कार्य डिसाइड किया गया है जिनको ये संपन्न करते हैं। अब अपन डिटेल में इन सब 6 के बारे में पढ़ेंगे कि कौन क्या कार्य करता है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो अंग है वो है महासभा। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, महासभा अर्थात ये सबसे बड़ी सभा है एक तरह से। तो इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं अपन? विश्व की संसद के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, या विश्व की इसको लघु संसद, क्योंकि इसमें क्या होता है? महासभा में यूएन के जितने भी मेंबर होते हैं उन सबको एक तरह से मेंबरशिप मिल जाती है। तो यूएन के जितने भी सभी सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं। सभी सदस्य इसमें क्या होता है? मेंबर है वो शामिल हो जाते हैं। इस वजह से सभी सदस्य इसके मेंबर होते हैं। विश्व के जितने भी देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर है वो सभी महासभा के ऑटोमेटिकली सदस्य हो जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विश्व की संसद। अर्थात ये जैसे संसद होती है, किसी भी देश की संसद होती है तो वो क्या करती है? पूरा देश का प्रतिनिधित्व करती है। उसी प्रकार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, जनरल असेंबली है, वो क्या करती है? पूरे विश्व के देशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसको एक तरह से यूएन की व्यवस्थापिका कहा जा सकता है। व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? एक तरह से विधि निर्माण, कानून बनाना, है ना। तो इस प्रकार वैश्विक स्तर पे देखें तो यूएन की व्यवस्थापिका के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। इसको यूएन का हृदय के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। सभी सदस्य क्या है? इसमें शामिल होते हैं। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, क्योंकि यूएन का मुख्यालय ही न्यूयॉर्क में है, तो इसका भी मुख्यालय वहीं पे न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में जो सदस्य है वो है 93। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 93। तो शुरुआत में तो यूएन के सदस्य कितने थे? 51 थे। जो लेटेस्ट जो सदस्य बना था वो सूडान बना था। वो कौन सा था? दक्षिणी सूडान। सूडान जो एक देश है, इसका क्या हुआ? 2 पार्ट में बंट गया था, है ना। 2 पार्ट में बंट गया था। एक उत्तरी मतलब सूडान रह गया था और एक दक्षिणी सूडान के नाम से नया देश बन गया था। तो ये दक्षिणी सूडान है। जब वो नया देश बना तो एक सूडान के नाम से ही था पहले, तो इसमें 2 पार्ट हो गए थे। तो एक सूडान जो कि मेंबर था पहले से ही, एक नया सूडान बना, वो क्या है? इसका 193 सदस्य बना। लेटेस्ट जो मेंबर बना वो कौन सा है? सूडान। कहाँ पे है? अफ्रीका में। ये कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है
और इसका नया मेंबर, सबसे लेटेस्ट जो मेंबर है वो है दक्षिणी सूडान। तो इसको एक तरह से वैश्विक संसद के रूप में देखा जा सकता है। इसका जो अधिवेशन होता है या जो मीटिंग होती है वो प्रतिवर्ष सितंबर माह, जो सितंबर मंथ आता है प्रतिवर्ष, ईयरली जो सितंबर आता है उसके तीसरे मंगलवार से स्टार्ट होती है। सितंबर में, प्रतिवर्ष सितंबर में तीसरे मंगलवार से लेकर के दिसंबर तक इसका सेशन चलता है ना। सितंबर का जो महीना आएगा, जैसे अब अगला महीना सितंबर आ रहा है, तो उसमें तीसरा जो मंगलवार आएगा वहाँ से इसका सेशन स्टार्ट होता है और आगे दिसंबर तक इसको चलता है। भारत की तरफ से विजय लक्ष्मी पंडित ने इसकी एक बार अध्यक्षता की थी। अब ये जो अधिवेशन होता है, महासभा का जो अधिवेशन होता है, प्रतिवर्ष होता है। महासभा का जो अधिवेशन है प्रतिवर्ष सितंबर में होता है और प्रतिवर्षी जब ये अधिवेशन होता है तो इस अधिवेशन का एक अध्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है? एक अध्यक्ष चुना जाता है। और मोस्टली ये हर साल मतलब चुना जाएगा, क्योंकि प्रतिवर्ष जब अधिवेशन हो रहा है तो उसका अधिवेशन का अध्यक्ष या उसका चेयरपर्सन चुना जाता है। भारत की तरफ से इस प्रकार का जो अध्यक्षता करने का सौभाग्य है वो विजय लक्ष्मी पंडित को प्राप्त हुआ था। मतलब अलग अलग देश, हर देश क्या करेगा, मतलब 193 देश है तो 193 देशों में से ये नंबर लगेगा, मतलब एक तरह से है ना, किसी न किसी देश का। तो हर साल क्या है, एक देश अल्फाबेटिकली इस टाइप से सिस्टम चलता रहता है। हर साल नया देश है वो अध्यक्ष बनेगा। तो जो देश अध्यक्ष बनेगा उसकी तरफ से क्या होगा, एक व्यक्ति को इस सेशन के लिए, इस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। तो वो महासभा का जो अधिवेशन होता है उस ईयर के लिए पर्टिकुलर, उस प्रतिवर्ष मतलब चुना जाएगा ना, हर साल नया, तो हर साल ये अध्यक्ष है उसका चेंज होता है। महासभा के अधिवेशन का अध्यक्ष हर साल चेंज होता है। तो विजय लक्ष्मी पंडित ने भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की थी, महासभा के जो अधिवेशन होता है उसकी। प्रत्येक देश से एक प्रतिनिधि इसमें भाग लेता है। किसमें? ये जो अधिवेशन होता है उसमें 193 देश है वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे और 193 का मतलब मेंबर वहाँ पे 5 भेजे जा सकते हैं, लेकिन मतलब 5 मेंबर अधिकतम एक देश की तरफ से भेजे जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन मतलब वोटिंग वगैरह जैसा कुछ होगा तो एक देश का एक ही वोट होगा। मताधिकार में मतलब एक देश को एक ही वोट लगेगा, लेकिन अधिकतम कितने मेंबर वहाँ पे भेज सकते हैं, कोई भी देश है वो 5 मेंबर को अपनी तरफ से इस अधिवेशन में भेज सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो ये अधिवेशन होता है महासभा का, उसमें जैसे भारत की तरफ से 5 लोगों को वहाँ पे भेजा जा सकता है। अधिकतम कितने लोगों को? 5 प्रतिनिधियों को भेजा जा सकता है। लेकिन अगर मतदान की स्थिति आती है, किसी पॉइंट पे, किसी विषय पे, किसी बिंदु पे वोटिंग का अगर जिक्र आता है तो वहां पे प्रत्येक देश का एक ही मत लगेगा। 5 मेंबर जाएंगे, वो पांचों का मेंबर मत नहीं देंगे, केवल एक मेंबर है वही मतदान करेगा। तो ये जो सुरक्षा परिषद से पहले अपन ने महासभा के बारे में जाना, जनरल असेंबली के बारे में जाना, जिसके कि सभी यूएन के सभी मेंबर है वो सदस्य हुआ करते हैं और इसका जो अधिवेशन है वो सितंबर महीने में प्रतिवर्ष होता है। एक अध्यक्ष है पर्टिकुलर उस अधिवेशन के लिए चुना जाता है। अब अपन पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में। यूएन का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति की स्थापना, मतलब एक तरह से इसका कार्य क्या है, वैश्विक शांति की स्थापना। यूएन का जो उद्देश्य है वो विश्व युद्ध को रोकना, तीसरे विश्व युद्ध को रोकना था और उसका जो ये कार्य करती है वो सुरक्षा परिषद ही करती है। और इसके जो प्रभावी प्रयासों के कारण ही वर्ष 1988 में संयुक्त राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण घटक को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है। जैसा कि अपन ने जिक्र किया, यूएन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ही विश्व युद्ध को रोकना है, तीसरे विश्व युद्ध को रोकना था। मतलब तीसरा जो विश्व युद्ध है उसको रोकना,
तीसरा जो वर्ल्ड वार है उसको रोकना इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया था। यूएन का उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया? तीसरा विश्व युद्ध को रोकना। और ये जो विश्व युद्ध या वैश्विक शांति, इस कार्य को किसके द्वारा किया गया है? इसके द्वारा किया गया है, सुरक्षा परिषद के द्वारा ये कार्य किया गया है। इसीलिए दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दुनिया का पुलिसमैन। पुलिस क्या करती है? लॉ एंड ऑर्डर का काम करती है, शांति व्यवस्था बनाने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जाता है ना, शांति व्यवस्था। तो वैश्विक स्तर पे जो शांति व्यवस्था बनाने का कार्य, अर्थात विश्व के जो देश है उनके बीच में मतभेदों को सुलझाना और वैश्विक स्तर पे शांति व्यवस्था बना के रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। और इस कार्य के लिए ही इसको 1988 में वैश्विक स्तर पे नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है। मुख्यालय की जहाँ तक बात है तो वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में, क्योंकि यूएन का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है। तो वहाँ पे इसके जितने भी पार्ट है उन सब का एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके सबका वहीं पे इसका ऑफिस होता है। तो वहाँ न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस है। तो सुरक्षा परिषद ये महत्वपूर्ण अंग है। यूएन का सबसे महत्वपूर्ण अंग, वैसे छोटा है, लघु छोटा सा अंग है, लेकिन महत्वपूर्ण अंग है। अब सुरक्षा जो परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें एक्चुअली 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्य, टोटल मेंबर, टोटल जो मेंबर है वो कितने होंगे? 15। टोटल मेंबर 15। टोटल मेंबर है वो कितने होंगे? 15। और 15 में से 5 है वो स्थायी है, 5 है वो क्या है? स्थायी है। और 10 है वो अस्थायी है। स्थायी है वो तो क्या है? एक बार में फिक्स चुन लिए गए हैं, उनका चुनाव नहीं होता है, वो फिक्स है। और ये जो अस्थायी है 10 सदस्य, इनका क्या है? 2-2 साल में इस टाइप से इनका चुनाव होता रहता है। इनका क्या होता है? 2 साल में चुनाव होता है। जैसे भारत है वो भी अभी इसका सदस्य है। आयरलैंड है, नॉर्वे, केन्या, मेक्सिको के स्थायी सदस्य नियुक्त हुआ था 2020 में। तो 22 में इनका कार्यकाल है, खत्म हो जाएगा। इंडिया 2022 तक है, तो जून 2022 मतलब इसका कार्यकाल खत्म हो गया। तो एक तरह से 20 में 21 से शुरू हुआ था, 20 में चुना गया, 21 से शुरू हुआ, 22 और 23 जून आएगा, तब तक ये खत्म हो जाएगा। तो ये 2 साल, ये जो अस्थायी है इनका 2 वर्ष के लिए एक तरह से चुनाव होता है। और इनका चुनाव है वो अलग अलग महासभा के द्वारा किया जाता है। महासभा के द्वारा इनका चुनाव कौन करता है? महासभा के द्वारा इनका चुनाव होता है। भारत है वो 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। सुरक्षा परिषद का मतलब अस्थायी सदस्य कितनी बार बना है भारत? क्योंकि संस्थापक सदस्य है भारत यूएन का, तो तब से लेकर के स्थायी सदस्यता अभी भारत को मिली नहीं है। तो अस्थायी सदस्य है वो 8 बार बन गया है। स्थायी जो सदस्य हैं उनका चुनाव नहीं होता है। उनका चुनाव नहीं होता है, वो क्या है? फिक्स है। ये जो स्थायी सदस्य है वो इनका चुनाव नहीं होता है। जैसे इसमें यूएसए है ना, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, ये है ना, फिर जैसे रूस है और चीन है। ये 5 जो सदस्य हैं वो क्या है? स्थायी सदस्य। ये 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के 15 सदस्य। एक छोटी सी संस्था है, छोटी सी बॉडी है जिसमें 15 ही सदस्य होते हैं। और इसमें छोटी होने का एक रीज़न भी है। क्या होता है कि इमरजेंसी में जब मीटिंग बुलानी होती है तो बड़ी संस्था होती है, तो उसमें जैसे 193 सदस्यों को इकट्ठा करना है तो उसमें टाइम लगता है। तो ये 15 मेंबर क्या है? फटाफट एक साथ बैठ करके कोई डिसीजन ले लेते हैं। तो ये जो चीन है, रूस है, फ्रांस है, यूके है, यूएस है, ये 5 तो स्थायी है। और इन स्थायी सदस्यों के पास में एक स्पेशल पावर भी होता है जिसको वीटो पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीटो पावर। यूएन की तरफ से कोई भी डिसीजन होता है या सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कोई भी डिसीजन होता है तो इन पांचों का पॉजिटिव वोट जरूरी है। इन पांचों का पॉजिटिव वोट जरूरी है। अगर इनमें से
इनमें से कोई इनका पॉजिटिव जो वोट है वो ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव वोट कर देता है, इनका अगर नेगेटिव वोट हो जाता है किसी एक का भी, तो उस पर फिर निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो इनका पॉजिटिव वोट जरूरी है। किसी भी निर्णय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में निर्णय लेते समय इन 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनका पॉजिटिव, इनका सकारात्मक वोट जरूरी है। अगर ये नेगेटिव या नकारात्मक वोटिंग कर देते हैं, एक भी इनमें से विरोध में जाता है, तो फिर क्या होता है, वो डिसीजन नहीं लिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, विटो पावर। इसी को क्या कहते हैं, विटो पावर, अर्थात विटो कर दिया जाता है इनके द्वारा। तो ये 5 है, इनको ये विटो पावर स्पेशल अधिकार दिया गया है। बाकी ये 10 स्थायी सदस्य हैं, इनके पास में ये पावर नहीं है। दूसरा, ये तो स्थायी है, इनका चुनाव नहीं होता है, एक बार जो मेंबर बन गए ये फिक्स है। बाकी ये 10 है, वो बारी बारी से यूएन महासभा के द्वारा इनका चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है यूएन का, वो है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये क्या करेगी, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करेगी, इसके अलावा कुछ आर्थिक क्षेत्र में भी ये कार्य करेगी। तो महासभा के सहयोगी के रूप में, महासभा के सहयोगी के रूप में सामाजिक और आर्थिक सहयोग एवं विकास को बढ़ावा देने के कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसके जो सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है, वो है 54 सदस्य हैं। कितने मेंबर हैं, और इनका भी महासभा के द्वारा चयन होता है, महासभा के द्वारा, और 3 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। ये जो 54 सदस्य हैं 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 3 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। और चुनाव किसके द्वारा होगा, इनका चुनाव महासभा के द्वारा होता है। महासभा के द्वारा इनका चुनाव हुआ करता है। अब ये 18 सदस्य प्रतिवर्ष क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक सदस्य का एक मत देने के लिए अधिकृत होता है। मतलब 54 में से क्या है, 18 मेंबर है वो मतलब प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होंगे। वही राज्यसभा वाला सिस्टम है, मतलब ये स्थायी रूप से बनी रहेगी। एक तरह से 18 सदस्य गए तो 18 सदस्य नए आ जाएंगे, इस प्रकार ये बनी रहेगी और 3 वर्ष में इसका चुनाव होता है। तो ये इसका बेसिकली कार्य क्या है, जैसे इसका बेसिकली सामाजिक क्षेत्र में काम करना, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में कार्य करना, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कार्य करना, इस क्षेत्र में कार्य करने इसके द्वारा किया जाता है। और महासभा का मतलब सहायक अंग के रूप में कार्य करती है। यूएन का एक महत्वपूर्ण बॉडी है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो मोस्टली इसकी संख्या पूछी जाती है कि जो सामाजिक आर्थिक परिषद है उसमें मेंबर कितने होते हैं, तो 54 मेंबर होते हैं। 18 मेंबर प्रतिवर्ष है वो सेवानिवृत्त होते हैं 3 साल के लिए। जैसे अपने राज्यसभा का सिस्टम होता है वैसे इसमें 3 साल, मतलब इसमें वहाँ 6 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे 3 साल में ये रिटायर्ड होते रहेंगे और उसकी जगह नए मेंबर आते रहेंगे। फिर चौथा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है प्रन्यास परिषद या न्यास परिषद। एक्चुअली हुआ क्या था, ये इस प्रकार का एक बॉडी इसमें यूएन में क्यों ऐड की गई या क्यों बनाया गया है अंग। तो क्या हुआ था, जब यूएन बना था 1945 में, 1945 में उस दौरान में क्या है, बहुत सारे देश है वो स्वतंत्र हो रहे थे। वैश्विक स्तर पे बहुत सारे जो उपनिवेश थे, बहुत सारे वो उपनिवेश थे वो क्या है, स्वतंत्र हो रहे थे। अब वो उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे, उनमें से जैसे भारत है वो भी तो एक उपनिवेश था। वो बहुत सारे स्वतंत्र उपनिवेश मतलब स्वतंत्र हो गए थे, बहुत सारे उपनिवेश अर्थात ऐसे देश जिन पे पहले दूसरे देशों का अधिकार था। तो जैसे भारत है, इंडिया भी तो क्या था, एक उपनिवेश ही तो था। किसका, अंग्रेजों का, इंग्लैंड का उपनिवेश था। यहाँ पे इंडिया पे भी तो अधिकार किसका था, राज किसका था, अंग्रेजों का था। तो इंडिया भी क्या था, उपनिवेश था। लेकिन 48 में जैसे इंडिया भी स्वतंत्र हो गया, 47 में ना, इसी प्रकार इस कालखंड में मतलब ये जो दौर था 1945 से 50-55 का, इस कालखंड में बहुत सारे देश क्या हुए, आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए। बहुत सारे देश क्या हुए थे, स्वतंत्र हो गए थे। उनमें से बहुत सारे छोटे छोटे देश थे, बहुत सारे देश से छोटे थे, गरीब थे और उनके पास में मतलब अपना शासन चलाने की योग्यता नहीं थी। अपना शासन चलाने में वो क्या है,
एक तरह से काबिल नहीं थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक न्यास परिषद का गठन किया गया। न्यास परिषद का गठन किया गया। न्यास परिषद या प्रन्यास परिषद या ट्रस्टीशिप। ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट क्या करता है, एक मतलब इस टाइप से बॉडी बना मिल करके चलाया जाता है उसको, और एक तरह से मतलब उनको सिखाने के हिसाब से चलाया जाता है। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्या था, ट्रस्ट वाला ही कॉन्सेप्ट था कि जो नए नए ताज़ा उपनिवेश है, स्वतंत्र हुए हैं, जिनके छोटे छोटे देश है और जिनके द्वारा मतलब इन पे क्या है, वापस एक तरह से इनके परतंत्र होने का खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि कोई बड़ा देश इस पे वापस कब्जा कर लेगा, इस टाइप की डर भी था। तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया, एक ट्रस्ट के रूप में प्रन्यास परिषद या न्यास परिषद का गठन हुआ। और इसको काम क्या दिया गया, इसको कार्य क्या दिया गया, इसको ये कार्य दिया गया था कि मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन को, ये जो यहाँ पे मतलब ये एक तरह से सक्षम देश थे, इनके द्वारा मतलब ये जो स्वतंत्र उपनिवेश है, इनका मतलब शासन का कार्य कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए, ताकि इनको क्या है, ये लोग शासन संचालन का कार्य सिखा दे। और जैसे ही ये शासन संचालन में सक्षम हो जाए, ये नव स्वतंत्र देश उपनिवेश है, जैसे ही शासन संचालन करने में सक्षम हो जाए, तब ये क्या करेंगे, इनको ये शासन सौंप करके वहाँ से निकल लेंगे। तो इस प्रकार का जो दायित्व सौंपा गया वो इन देशों को सौंपा गया। और इसमें कितने सदस्य होते थे, 12 सदस्य होते थे, जिनमें से 4 प्रबंधकर्ता देश की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी और 5 निर्वासित सदस्य होते थे। अब ये देखिए, ये एक टारगेट फिक्स किया गया था, इनके लिए एक टारगेट फिक्स किया गया था कि ये परमानेंट इनका शासन नहीं चलाएंगे। ये जैसे ये उपनिवेश क्या करेंगे, शासन संचालन में एक तरह से सक्षम हो जाएंगे। ये सक्षम होते ही क्या करेंगे, एक तरह से इनको ही ये मतलब शासन सौंप दिया जाएगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारे के सारे उपनिवेश है वो क्या हुआ, स्वतंत्र हो गए और इन्होंने अपना शासन है वो खुद संचालन करना स्टार्ट कर दिया। उसी के साथ में जो इसका प्रन्यास परिषद का जो कार्य था, वो कार्य भी क्या हुआ, लगभग समाप्त हो गया। तो आज की डेट में वर्तमान में इसके पास में कोई कार्य नहीं है। वर्तमान में आज की डेट में इसके पास में कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि इसने अपना कार्य खत्म कर लिया। और इसके साथ ही ये लगभग ये संस्था भी अपने कार्यों के खत्म होने के साथ ही ये भी एक तरह से अवसान की ओर अग्रसर है। ये नाम मात्र की संस्था रहेगी। ये ट्रस्टीशिप जो थी, प्रन्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये एक तरह से नाम मात्र की संस्था ही रहेगी ये, क्योंकि इसके जो कार्य थे वही लगभग क्या हुआ, खत्म हो गए। तो समझ में आया ना, ये नए स्वतंत्र जो उपनिवेश थे, उनका शासन संचालन का कार्य कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को सौंपा गया। और आगे चल करके कालांतर में जैसे ही वो सक्षम हुए तो इसका कार्य भी खत्म हो गया। 5वां जो महत्वपूर्ण इसका अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। इसका मुख्यालय है वो है हेग। कहाँ पे, नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में, यूरोप में है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे अपन ने देखा कि यूएन के जितने भी मतलब यूएन खुद ही न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया, तो यूएन के मुख्यालय मोस्टली न्यूयॉर्क में ही थे। लेकिन एक ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका अलग स्थापित किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, हेग। हेग कहाँ पे है, यूरोप के नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में हेग है, दी हेग, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई। स्थापना कब हुई, 3 अप्रैल 1946 को। यूएन के बाद में अलग से स्थापना हुई थी इसकी, लेकिन बाद में यूएन के साथ में अटैच कर दिया गया। इसमें 15 जज होते हैं, 15 जज इसमें होते हैं, जिनकी कार्यावधि कितनी होती है, कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल या टेन्योर कितना होता है, 9 साल। कितने होता है, 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। गणपूर्ति हेतु न्यायाधीश, मतलब सभी न्यायाधीश बैठेंगे इस टाइप से, मतलब 15 में से कितने, 9 होंगे, तब इस पे क्या होगा, कोरम है। ये गणपूर्ति का मतलब क्या, तब मीटिंग हो पाएगी। कम से कम 15 में से 9 लोग बैठेंगे एक साथ में, तब है वो मीटिंग होगी और फिर कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो हेग में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई, 3 अप्रैल 1946 को हुई। 15 टोटल जज होते हैं, उसमें से 9 एक साथ बैठेंगे, तब इसकी गणपूर्ति पूरी होगी। भारत की तरफ से
वर्तमान में भी इसमें एक जज है दलबीर भंडारी। ये भारत की तरफ से वर्तमान में इसके जज है इसमें। इससे पहले अपने ये राजस्थान जोधपुर से ही है। ये कहाँ से है? जोधपुर से। जोधपुर राजस्थान से ही है। इससे पहले एक और सदस्य थे, इनके मेंबर रहे हुए हैं नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह ये भी अपने राजस्थान से ही थे, डूंगरपुर से थे, राजस्थान से थे। ये भी अपने राजस्थान से ही थे और ये भी क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट में मतलब न्यायाधीश वहाँ पे रह चुके हैं। ये दोनों ही मतलब ये भी वहाँ पे न्यायाधीश रह चुके हैं, ये भी। तो ये दोनों ही है वो राजस्थान से हैं। दलबीर भंडारी जो कि वर्तमान में है, वर्तमान में वहाँ पे न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। और नगेंद्र सिंह, जस्टिस नगेंद्र सिंह, ये अपने डूंगरपुर राजस्थान से थे। ये भी वहाँ पे न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सचिवालय, यूएन का जो महत्वपूर्ण अंग है एक सचिवालय। सचिवालय ये क्या करता है, जैसे सरकार का एक सचिवालय होता है, जैसे राजस्थान सरकार का जयपुर में सचिवालय है, वहाँ पे सीनियर अफसर वगैरह, आईएएस वगैरह खूब सारे लोग बैठते हैं और वो दिल्ली का जो कामकाज होता है सरकार का उसको संपन्न करते हैं। तो सचिवालय है वो यूएन का जो दैनिक कार्य होता है उसको निपटाने का कार्य करते हैं। दिल्ली का जो कार्य होता है उसको निपटाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इसका जो चीफ होता है उसका महासचिव के नाम से जाना जाता है, महासचिव। इसका जो चीफ होता है, प्रधान होता है सचिवालय का, मुखिया जो होता है उसको महासचिव के रूप में जाना जाता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी अंग है, स्थायी अंग है, एक तरह से पार्ट है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क में। ये इसका दिल्ली का जो कार्य होता है उसको संपन्न करता है। डेली जो वर्क होता है इसका, उसको कार्य संपन्न करेगा। रूटीन जो डेली वर्क होता है उसको कार्य संपन्न करता है। एक तरह से स्थायी है, इसमें बहुत सारे मतलब एक तरह से यूएन का स्टाफ होता है। यहाँ पे बहुत सारा स्टाफ यहाँ पे होता है, सचिवालय में बहुत सारा स्टाफ होता है। यूएन का बहुत सारा स्टाफ यहाँ पे होता है और इस स्टाफ के ऊपर एक चीफ होता है, इसके ऊपर एक क्या होता है? प्रमुख होता है, जिसको अपन का क्या कहते हैं? उसको महासचिव के रूप में जानते हैं। और ये लोग मिलकर के क्या करते हैं? यूएन का जो दिल्ली का कामकाज है उसको निपटाते हैं। महासचिव वहाँ का एक तरह से सीनियर अफसर होता है, सबसे बड़ा अफसर होता है और ये दिल्ली का जो वर्क होता है उसको इनके द्वारा संपन्न किया जाता है। अब महासचिव, इसके द्वारा दिल्ली का जो कामकाज है उसको निपटाया जाता है। महासचिव अर्थात जो सचिवालय है का जो सचिवालय है उसका प्रमुख होता है, महासचिव उसका प्रमुख होता है। तो सबसे पहला जो यूएन का महासचिव थे वो त्रिगवेली थे। त्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के। ये जो महासचिव बनाया जाता है मोस्टली क्या होता है? छोटे किसी देश का बनाया जाता है, एक परंपरा के रूप में, हालांकि कोई नियम नहीं है। किसी छोटे राष्ट्र का निष्पक्ष जो व्यक्ति होता है उसको बनाया जाता है। मतलब जैसे यूएन का जो महासभा, मतलब जैसे यूएन मतलब महासचिव जो बनेगा इसका सचिवालय का, वो क्या होता है? छोटा राष्ट्र होता है, तटस्थ राष्ट्र होता है, उसको ही मोस्टली बनाया जाता है। जैसे अभी अपन देखेंगे तो इस बात की पुष्टि भी होगी। जैसे अमेरिका है, वो बड़ी एक वैश्विक ताकत है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। जैसे दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनमें से किसी को भी इसका मोस्टली ये महासचिव वगैरह नहीं बनाया जाता है। जैसे पहला जो महासचिव थे वो ट्रिगवेली थे, कहाँ के थे? नॉर्वे के, यूरोप से, है ना। फिर दूसरे थे डेग हैमरशोल्ड, कहाँ के थे? स्वीडन से, यही यूरोप से। तीसरे कौन थे? यूथोंड थे, म्यांमार, अपना पड़ोसी प्रथम एशियाई थे, अपना पड़ोसी म्यांमार, बर्मा, वहाँ से थे ये।
तो ये अपन देख रहे हैं। फिर फोर्थ पे कुर्ट वेल्डहिम कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया से। फिर फिफ्थ पे जेवियर पेरिसडिक्यूआर कहाँ के थे, पेरू दक्षिणी अमेरिका से थे। फिर सिक्स पे थे बुतरस गाली कहाँ से थे, मिस्र से थे, अफ्रीका से। फिर सातवें कोफी अन्नान, ये कहाँ से, घाना से थे, ये भी अफ्रीका से। फिर आठवें पे बान की मून कहाँ से थे, दक्षिणी कोरिया से। और वर्तमान में कौन से, एंटोनियो गुटेरेस है, वो कहाँ से है, पुर्तगाल से। तो अपन ने देखा कि ये जितने भी महासचिव जो भी बने हैं, वो जितने भी महासचिव बने, ये क्या है, ये एक तरह से छोटे और निष्पक्ष जो व्यक्ति होते हैं, छोटे राष्ट्र, तटस्थ राष्ट्र जो होते हैं, मतलब महाशक्तियों से इनको मोस्टली अपॉइंट नहीं किया जाता है। छोटे राष्ट्र से निष्पक्ष व्यक्ति होगा जिसकी अपनी इमेज होगी, उसको ये पोस्ट दी जाती है। तो ये एंटोनियो गुटेरेस है, ये वर्तमान में है। ये एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। ये वर्तमान में इसके महासचिव है, ये वर्तमान में इसके महासचिव है। तो पहला त्रिगवेली नॉर्वे से थे, और बाद में जैसे फेमस थे कोफी अन्नान, काफ़ी फेमस थे। बान की मून थे अभी थोड़े टाइम पहले। एंटोनियो गुटेरेस से पुर्तगाल के पहले विदेश मंत्री थे, और वर्तमान में ये महासचिव के रूप में है। तो ये महासचिव होते हैं, वो इनका कामकाज है, वो जो सचिवालय होता है यूएन का, उसका जो डेली का रूटीन कामकाज है उसको संपन्न करना होता है। अब यूएन इतना कार्य अपना करता है, तो उसके लिए क्या होता है, पैसा चाहिए होता है इतना कार्य के लिए। जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, उनको सैलरी देने के लिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है उसको मेंटेन करने के लिए, है ना, तो पैसा चाहिए। अब उसको कार्य संपन्न करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा, उसका बजट होता है। एक उसका क्या होता है, बजट होता है। और ये बजट है वो अलग अलग मेंबर जो है, बजट कहाँ किससे बनेगा, बजट किसके योगदान से बनेगा, जो मेंबर है इसके, बजट किससे बनेगा, मेंबर के योगदान से। जो सदस्य हैं, सभी सदस्य क्या करेंगे, सभी सदस्य इसमें क्या करेंगे, योगदान देंगे। सदस्यों के योगदान से ही इसका बजट है वो बनता है, और उस बजट से ये अपने कार्य है वो संपन्न करता है। तो कुछ देश है जिनका योगदान इसमें ज़्यादा है। यूएन बजट में योगदान की बात करें तो अमेरिका का लगभग 20-22% योगदान होता है, जापान के द्वारा लगभग 20% के आसपास, जर्मनी के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा 6%, फ्रांस के द्वारा लगभग 6%, भारत के द्वारा लगभग 1% से भी कम, आधा % से भी कम। तो ये योगदान है इन देशों के द्वारा, एक तरह से ये अलग अलग देशों का योगदान है। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे अमेरिका का ज़्यादा है, जापान, ये विकसित देशों का योगदान ज़्यादा होता है, क्योंकि गरीब देश है वो कहाँ से देगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, विकसित देश जो है, विकसित देशों का योगदान ज़्यादा है। और इस योगदान के ज़्यादा होने का कारण ये है कि इनकी जीडीपी वगैरह है वो ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इन देशों की जीडीपी वगैरह ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय वगैरह ज़्यादा है, और ये जीडीपी के अकॉर्डिंग ही मतलब इनसे योगदान लिया जाता है। तो इन विकसित देशों का योगदान इसमें अधिक है, और इस योगदान के अधिक होने की वजह से ही ये जो विकसित देश है, पाश्चात्य देश है, इन देशों के द्वारा यूएन पे एक तरह से आधिपत्य भी बना रखा है। इन्हीं देशों का, इन्हीं विकसित देशों का क्या है, एक तरह से आधिपत्य है। अपन ने देखा अभी इन्हीं का आधिपत्य है यूएन पे। अपन ने देखा कि सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद जो कि इसका निर्णय करने वाला, डिसीजन लेने वाला अंग है, उसमें क्या है, एक तरह से इनके पास में क्या है, सुरक्षा परिषद में आधिपत्य है इनका, और वीटो पावर भी है। तो ये पूरी वैश्विक व्यवस्था को एक तरह से इन विकसित देशों के द्वारा ही नियंत्रित और संचालित किया जाता है। छोटे देशों का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अफ्रीका में 57 देश है, लेकिन यूएन की सुरक्षा परिषद में एक भी देश अफ्रीका महाद्वीप से नहीं है। इसी प्रकार भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, जीवंत लोकतंत्र है, उसको भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता वर्तमान तक नहीं मिल पाई है।
तो अपन ने यूएन के बारे में देखा, बेसिकली कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी वो देखी, साथ ही यूएन के जो अंग थे 6 उनके बारे में बेसिक जानकारी अपन ने ली। अब यूएन के इन 6 अंगों के अलावा भी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके कुछ सहयोगी संगठन है, कुछ उसके सहयोगी संगठन है, सहयोगी एजेंसी है, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये जो सहयोगी संगठन है उनको के माध्यम से यूएन क्या करता है, अपने कार्यों का संचालन करता है अलग अलग क्षेत्र में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करेगा, अब जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, श्रमिक क्या करेगा, ये श्रमिक से संबंधित जो समस्या है, श्रमिकों की जो समस्याएं हैं उस पे कार्य करेगा। जो श्रमिकों की समस्याएं हैं उस पे ये क्या करेगा, कार्य करेगा। उस पे ये जैसे कुछ लॉ बनाएगा, है ना, इस प्रकार के कार्य करेगा। दूसरे देशों को भी कहेगा कि इस पे आप कुछ काम करिएगा। स्थापना कब हुई, 11 अप्रैल 1919 में, मतलब पहले से ही बन गया था। यूएन बनने से पहले से ही ये संस्था वैश्विक स्तर पे कार्य शुरू कर चुकी थी। मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मतलब मुख्यालय हैं। तो अपन को यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा इन सहयोगी संगठन या इनकी यूएन की एजेंसी से, उसमें या तो पूछा जाता है किससे जुड़ा हुआ है, किस टाइप से कार्य करता है वो, या फिर स्थापना कब हुई, या फिर मुख्यालय। सबसे ज़्यादा पूछने की जो संभावना होती है वो मुख्यालय पूछने की होती है। तो जैसा कि अपन ने जिक्र किया, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ILO का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, यूरोप में, है ना। फिर ये महत्वपूर्ण है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, या ये एक तरह से जो परमाणु ऊर्जा है, मतलब ये क्या करती है, वैश्विक स्तर पे जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु जो ऊर्जा है उससे संबंधित कार्य करेगी। क्या कार्य करेगी, परमाणु ऊर्जा से संबंधित कार्य करेगी। स्थापना कब हुई, स्थापना हुई 29 जुलाई 1957 को, 29 जुलाई 1957 को। मुख्यालय कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया यूरोप में एक देश है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित ये निगरानी का कार्य करती है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित ये निगरानी का कार्य करती है। निगरानी का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। साथ ही जैसे अभी ईरान का जो परमाणु मुद्दा है उसकी निगरानी का कार्य इसके पास में था। तो वैश्विक स्तर पे परमाणु ऊर्जा के प्रसार को रोकने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। और ऊर्जा का मतलब एक तरह से किसी देश को ऊर्जा की जरूरत है तो उसके लिए ये हेल्प भी करती है, लेकिन इसके नॉर्म्स के अनुसार चीज़ें होगी तब ये हेल्प करेगी। बाकी ये निगरानी का कार्य मोस्टली किया जाता है। फिर है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका जो कार्य है वो क्या है, खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करना, खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करना। अब खाद्य सुरक्षा किससे आएगी, कृषि से। तो ये साथ ही साथ क्या देखती है, कृषि से संबंधित कुछ कार्य भी करती है। कृषि विकास से संबंधित कार्य भी इसके क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में भी मतलब ये कार्य करेगी। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पे है, रोम, इटली में। तो अभी जैसे क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है, जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषि अपने आप को किस प्रकार बना के रखें, किस प्रकार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, उस पे भी ये कार्य करती है। तो ये संस्था कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। फिर एक महत्वपूर्ण संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, तो ये किसके संबंध में कार्य करेगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करेगी। अभी जैसे कोविड काल में, है ना, आपने सुना होगा, कोरोना के दौरान इसने क्या किया था,
जैसे कोरोना वायरस है तो उसको वैश्विक महामारी के रूप में किसने घोषित किया था? WHO ने किया था। स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। तो जिनेवा में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मतलब मुख्यालय हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती है। वैश्विक महामारी वगैरह घोषित करने का कार्य इसके द्वारा ही किया जाता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो मुद्रा से संबंधित है। तो ये कार्य क्या करेगा? एक तरह से जो वैश्विक स्तर पे मतलब एक तरह से मॉनेटरी जो फंड होता है उस पे कार्य करेगा। आर्थिक क्षेत्र में किसमें कार्य करेगा? आर्थिक क्षेत्र में कार्य करेगा। आर्थिक क्षेत्र में जैसे ये क्या करेगा? जो छोटे देश है, गरीब देश है, विकासशील देश है, उनको क्या करेगा? लोन वगैरह देगा, ऋण वगैरह देने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। ऋण देना है ना। संरचनात्मक सुधार अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से? संरचनात्मक सुधार, आर्थिक सुधार, उसकी ये बात करेगा। अलग अलग देशों में जैसे आर्थिक सुधार, जैसे भारत ने भी 1991 में जब आर्थिक सुधार अपनाए थे तो वो कहीं ना कहीं IMF से ही प्रेरित थे। तो आर्थिक सुधार वगैरह की बातें, सलाह वगैरह देता है, उसके लिए कुछ तकनीकी सहायता वगैरह भी देता है, साथ ही साथ ऋण भी देता है, लोन भी देता है। स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। कहाँ पे है मुख्यालय? वाशिंगटन DC में, अमेरिका में, वाशिंगटन DC में। इसी प्रकार वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, विश्व बैंक। तो विश्व का बैंक एक तरह से। स्थापना जुलाई 1944 में। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। इसका भी काम क्या है? एक तरह से लोन देना। इसका काम भी क्या है? ऋण प्रदान करना सदस्य देशों को। किसको? जो मेंबर है उनको, सदस्य देशों को क्या करेगा? ये ऋण देगा। अब इसमें वर्ल्ड बैंक में अलग अलग 5 संस्थाएं होती है, उसमें उनका अलग अलग कार्य है। तो सामूहिक रूप से उनको अपन क्या कहते हैं? विश्व बैंक के रूप में जानते हैं। ऋण दिया जाता है, इसके द्वारा भी आर्थिक क्षेत्र में कार्य किया जाता है। हालांकि डायरेक्ट इसका UN से कोई संबंध नहीं है, अलग संस्था है ये। फिर यूनिसेफ महत्वपूर्ण संस्था है अपने आप में। यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये एक्चुअली जो बाल कल्याण है, इसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य है बेसिकली वो है बाल कल्याण। जो बच्चे हैं, बाल कल्याण मतलब बच्चों के लिए कल्याण के कार्यक्रम इसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने आप इंडिया में एक प्रोग्राम चलता है आंगनबाड़ी का प्रोग्राम चलता है ना। तो इस प्रकार के कार्य इसके द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। ये वहीं से प्रेरित और वहीं से संचालित था शुरुआत में, बाद में भारत सरकार ने इसमें मतलब पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक तरह से इस प्रकार के आंगनबाड़ी कार्यक्रम है, ये स्टार्टिंग में यूनिसेफ के द्वारा ही संचालित था। फिर जैसे बच्चों के टीका वीका लगाने का कार्यक्रम यूनिसेफ, मतलब बाल कल्याण अर्थात बच्चों से संबंधित कार्य इनके द्वारा किया जाता है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो ये चिल्ड्रन शब्द आया, उसी से आप समझ जाएंगे कि बच्चों से संबंधित कार्य करती है। बच्चों के विकास के लिए, उनके मतलब बौद्धिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, शारीरिक मानसिक विकास के लिए ये कार्य करती है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा से संबंधित, विज्ञान से संबंधित और संस्कृति से संबंधित ये कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय क्या है? पेरिस, फ्रांस में। तो ये क्या करता है? इसका जो कार्य है वो सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करता है। ये क्या करता है? सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित कार्य करता है। शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में ये कार्य करता है। यूनिसेफ के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं स्कूल लेवल पे, स्कूल कॉलेज वगैरह में
स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, स्कूल एंड कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम इसके द्वारा चलाए जाते हैं वैश्विक स्तर पे। तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है? एक तरह से बाल कल्याण से ही जुड़ा हुआ है, एक तरह से बच्चों से ही जुड़ा हुआ है। स्कूल में मतलब सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित कार्य इसके द्वारा संचालित होते हैं। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये मौसम से संबंधित कार्य करता है, मौसम से संबंधित कार्य करता है। मौसम विज्ञान, वैश्विक स्तर पे मौसम संबंधी भविष्यवाणी, मौसम संबंधी कार्य इसके द्वारा किया जाता है कि किस प्रकार के मौसम में बदलाव आएंगे। मौसम संबंधी कार्य अर्थात कुछ भविष्यवाणी भी करता है, कुछ भविष्यवाणी भी इसके द्वारा की जाती है। स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, यूरोप में। तो मौसम संबंधी कार्य इसके द्वारा वैश्विक स्तर पे किए जाते हैं। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार अर्थात टेलीफोन के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, मतलब एक तरह से मोबाइल वगैरह ये जो चीज़ें आएंगी ना, टेलीफोनी, तो टेलीफोन के संबंध में, अब आज के टाइम में टेलीफोन का मतलब मोबाइल हो गया, तो टेलीफोन से संबंधित मतलब संचार से संबंधित इसको अपन कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? संचार से संबंधित जो कार्य होते हैं वो इसके द्वारा संपन्न होते हैं। स्थापना 17 मई 1865 में, पुरानी संस्था है, बाद में UN के साथ में इसको अटैच किया गया। मुख्यालय जिनेवा में है इसका। और वैश्विक स्तर पे संचार, वैश्विक स्तर पे वैश्विक स्तर पे संचार का जो व्यवस्था है उसको देखना, मतलब आपस में जो संचार के लिए समन्वय की जरूरत होती है वैश्विक स्तर पे, उसको बनाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, ये इसका जो कार्य होता है बेसिकली वैश्विक स्तर पे जो नागरिक विमान सेवाएं हैं, नागरिक विमान सेवाएं हैं, उनका संचालन वगैरह देखना। विमान सेवाएं जो है एयरलाइंस वगैरह, उनसे संबंधित जो कार्य होता है, उनसे संबंधित जो समन्वय होता है उसको देखना। तो वैश्विक स्तर पर नागरिक विमान सेवाओं से संबंधित जो कार्य होता है वो इसके द्वारा किया जाता है। 1944 में स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। तो इसका मुख्यालय है वो कनाडा में। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, जो इसका जो कार्य रहेगा वो क्या रहेगा? वैश्विक स्तर पे समुद्री जो व्यापार है, समुद्री व्यापार जो है उसमें जो अड़चन आती है, समुद्री व्यापार को सुगम बनाना, जो समुद्री व्यापार है उसको सुगम बनाना इसका कार्य रहता है। स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1948 में। मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन। तो जैसे समुद्री देशों की समस्या आती है समुद्री व्यापार में, उसको रोकने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। आपसी देशों के बीच में आपसी समन्वय सहयोग का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, वैश्विक डाक संघ, डाक मतलब पोस्टल, तो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है वैश्विक स्तर पे पोस्टल संबंधी कार्य किसी समय इसका महत्वपूर्ण योगदान था। वर्तमान में जैसे अब इतना डाक वगैरह का रहा नहीं, आजकल स्पीड सी चीज़ें हो जाती है सारी। तो स्थापना
1874 में हुई थी, 9 अक्टूबर 1874। मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में, यूरोप में है। यूनेप ये अपना आप में महत्वपूर्ण और वर्तमान में प्रासंगिक संस्था है और यूनाइटेड नेशंस की एक महत्वपूर्ण संस्था है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, तो ये इसका कार्य क्या हो जाएगा? इसका कार्य इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से रिलेटेड, यूएन के स्तर पे पर्यावरण से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं वो इसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्थापना 5 जून 1972 को, मुख्यालय नैरोबी केन्या में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, उसी दिन इस संस्था की स्थापना भी की गई। मुख्यालय कहाँ पे? नैरोबी, केन्या, अफ्रीका में। तो नैरोबी, केन्या में इसका स्थापना की गई। और यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो वैश्विक स्तर पे पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम संचालित होते हैं वो यूनेप के द्वारा संचालित होते हैं। 1972 ये जो डेट है वो अपना आप में महत्वपूर्ण है, 1972। इससे पहले पर्यावरण पे ज़्यादा कोई बातचीत नहीं होती थी। इस दौरान 1972 में एक स्टॉकहोम, स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। स्टॉकहोम एक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन, ये स्वीडन में हुआ था। वैश्विक स्तर पे पर्यावरण को लेकर के ये पहला सम्मेलन था। इस स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद में पर्यावरण, इसके बाद ही जितने भी पर्यावरण से संबंधित ये जागृति, पर्यावरण से संबंधित कानून सारे के सारे इसके बाद ही बने हैं। इसको लेकर के ये स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन होता है 1972 में। और उसके बाद में अपन देखेंगे, जब अपन इंडिया के रेफरेंस में पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो जितने भी पर्यावरण से संबंधित कानून हैं वो सारे के सारे कब बने हैं? वो इसी दौरान या इसके बाद में बने हैं। सारे के सारे वैश्विक स्तर पे भी जितने भी संगठन हैं, जैसे ये 1972 का संगठन है, 5 जून 1972 को बना यूनेप, तो ये यहीं से शुरुआत हुई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित हुआ था और ये पर्यावरण को लेकर के पहला सम्मेलन था। उसके बाद में वैश्विक स्तर पे पर्यावरण के बारे में बहुत ही ज़्यादा जागरूकता आई और बहुत ज़्यादा जन जागृति भी हुई। उसके बाद में बहुत सारे देशों द्वारा अपने स्तर पे, अपने देश में क्या है, बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित कानून भी बनाए गए। तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से स्टार्ट होता है। फिर अगला जो संगठन है वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य है वो है वैश्विक स्तर पे व्यापार की जो बाधाएं होती है, विश्व स्तर पे जो व्यापार होता है, विश्व में व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना को मतलब एक तरह से बढ़ावा देना। अब उसके लिए जैसे व्यापार में क्या होता है, बहुत सारा बाधाएं आती है, उन बाधाओं को दूर करना। बहुत सारी बाधाएं आती है टैरिफ को लेकर के, अलग अलग लॉज को लेकर के, कानून को लेकर के, तो उनको क्या करना, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो स्थापना 1 जनवरी 1995 को, पहले इससे पहले एक संस्था थी गेट करके, एक संस्था हुआ करती थी, इससे पहले एक संस्था हुआ करती थी गेट करके, वो वैश्विक स्तर पे व्यापार का कार्य देखती थी। उसको ख़त्म करके उसकी अवशेषों पे 1 जनवरी 1995 से नया संगठन बनाया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कार्य है विश्व में व्यापार को बढ़ाना। अर्थात व्यापार कब बढ़ेगा, जब एक दूसरे देशों के बीच में संपर्क बढ़ेगा, तो व्यापार को बढ़ाना। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। इससे पहले गेट के नाम से भी जाना जाता था, या यूं कह सकते हैं कि गेट के जो गेट को ख़त्म कर करके गेट नाम की एक संस्था थी
जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड इस टाइप से, तो उसको ख़त्म करके उसकी जगह क्या बनाया गया, WTO बनाया गया। अगली जो महत्वपूर्ण संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये क्या करती है, ये गरीब देश है। UNDP क्या करती है, जो गरीब देश है, जो गरीब राष्ट्र है, गरीब राष्ट्रों में क्या करती है, विकास संबंधी कार्य करती है। अलग अलग देशों में गरीबी निवारण टाइप से, सामाजिक विकास से संबंधित, है ना, इस प्रकार के कार्यक्रम इसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। जो मतलब कम डेवलपमेंट या विकासशील या गरीब देश है, जिनमें विकास कार्यक्रम इसके द्वारा संचालित, UNDP के द्वारा संचालित किए जाते हैं। UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्यटन से संबंधित कार्य करता है। पर्यटन, विश्व कार्य इसका क्या रहेगा, वैश्विक स्तर पे पर्यटन से संबंधित कार्य इसका रहेगा। पर्यटन संबंधी क्या कार्य रहेगा, पर्यटन संबंधी, अर्थात पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य। स्थापना 1 नवंबर 1974। मुख्यालय कहाँ पे है, मैड्रिड, स्पेन। मुख्यालय कहाँ पे है, मैड्रिड, स्पेन में। तो इसके द्वारा पर्यटन से संबंधित कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ ये बेसिकली क्या है, जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, उन देशों का एक तरह से एक ढीला ढाला संगठन है। जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, ब्रिटिश उपनिवेश थे, ये बेसिकली क्या है, जो ब्रिटिश उपनिवेश थे उनका एक संगठन बना हुआ है। हालांकि अब उतना कोई इसका महत्व उतना ज़्यादा नहीं रहा, उस टाइम पहले हुआ करता था। तो ये ऐसे देशों का संगठन है जो किसी समय कभी क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। इसका गठन ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के रूप में 1926 में हुआ था। फिर 1939 में इसे कॉमनवेल्थ नाम दे दिया गया और इसके सदस्यों की संख्या लगभग 54 के आसपास है। 1-2 बार कम ज़्यादा होते रहते हैं। भारत भी इसका सदस्य है, भारत भी इसका क्या है, सदस्य है। भारत की इसका मेंबर है। अभी राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, है ना, कॉमनवेल्थ गेम हुए ना, अभी थोड़े टाइम पहले ही राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं। तो अब इसका कोई ज़्यादा वो पहले जितना महत्व नहीं है, केवल सांस्कृतिक और खेलों के हिसाब से राष्ट्रमंडल खेल अभी हुए हैं, जस्ट थोड़े देर टाइम पहले ही खेल हुए हैं। कहाँ पे हुए थे, बर्मिंघम, वहाँ पे इंग्लैंड में, है ना। तो ये खेल वगैरह होता है, उसी टाइप से इसका महत्व है। बहुत ज़्यादा इसका महत्व अब नहीं है, किसी समय इसका महत्व हुआ करता था। तो इंग्लैंड में बर्मिंघम में अभी इसके खेल हुए थे। यहाँ पे इसे स्पोर्ट्स के लिए ही जाना जाता है मोस्टली। 54 इसकी सदस्य थे। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी और ऐसे देशों का संगठन है जो किसी समय क्या है, ब्रिटिश उपनिवेश के पार्ट थे। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, UN के बाद विश्व का दूसरा बड़ा संगठन है। स्थापना 25 सितंबर 1969 को। संख्या कितनी है, 57 है। और ये किसका, ये एक तरह से मुस्लिम जो देश है, जो मुस्लिम देश है उनका संगठन है। मुस्लिम देशों का एक संघ है, मुस्लिम देशों का एक संघ है, संगठन है। संख्या कितनी है, 57। मुख्यालय कहाँ है, जेद्दा, सऊदी अरबिया में। सम्मेलन है इसका प्रत्येक 3 वर्ष बाद होता है। इसकी पहली बैठक 1970 जेद्दा में हुई थी। तो ये मुस्लिम देशों का एक संगठन है और मुस्लिम दुनिया की एक सामूहिक आवाज़ रखता है।
कई बार अपन न्यूज में रहता है, जैसे कई बार अभी थोड़े टाइम पहले इसके द्वारा एक कश्मीर संबंधित, कश्मीर को भी मतलब एक तरह से मतलब इंडिया भारत कश्मीर को क्या मानता है अपना, एक तरह से इंटरनल मैटर मानता है, और शिमला समझौते के तहत दोनों देश भारत और पाकिस्तान के द्वारा इसका सॉल्यूशन होना है। तो ये देश कई बार इस प्रकार के मुद्दे भी उठाते रहते हैं। तो भारत हालांकि इसका भारत में बड़ी मुस्लिम मतलब जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ पे रहते हैं मुस्लिम लोग, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। तो ये मुस्लिम देशों का जो संगठन है, मुस्लिम दुनिया की आवाज़, एक तरह से ये मेंबर्स इसमें खूब सारे हैं, लेकिन इसमें इनकी जो ज़्यादा कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा इतनी उस टाइप से है नहीं। अभी जैसे कुछ इशू हुआ था उस दौरान, कुछ जैसे वो नूपुर शर्मा का मैटर आया था, तब इनके द्वारा भी कुछ आवाज़ इस टाइप से उठाई गई थी। तो ये मुस्लिम देशों से संबंधित कोई इशू होता है उस पर ये अपनी बात है रखते हैं। आसियान, अगला जो संगठन है वो है आसियान। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक तरह से समूह है। आसियान क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक राष्ट्र है, उनका एक समूह है। अब इसमें आसियान में कितने देश है? तो 10 देश है। कितने देश है? 10 देश इसमें शामिल है। कौन से देश है? दक्षिण पूर्वी एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है छोटे छोटे, वो इसमें शामिल है। गठन कब हुआ? 1967 में। गठन कब हुआ? 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय कहाँ पे है? इंडोनेशिया के जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। 10 इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। ये भारत के पड़ोसी भी है, जैसे म्यांमार वगैरह भारत के पड़ोसी है। तो भारत के पड़ोसी देश भी एक तरह से ये दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों का संगठन है, जिसका नाम क्या है? आसियान। आसियान इन्होंने मिलकर के मतलब आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। जैसे सिंगापुर है, विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो इन्होंने क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया के ये जो देश है मिलकर के आसियान के रूप में इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। तो आसियान बेसिकली एक आर्थिक क्षेत्रीय संगठन ही माना जाता है। इसी प्रकार सार्क, इसी को देख करके आगे चल करके भारत के नेतृत्व में बांग्लादेश और भारत के द्वारा सार्क की स्थापना की गई। सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, अर्थात एक तरह से जो दक्षिण एशिया के देश है। सार्क का मतलब क्या है? सार्क का मतलब है दक्षिण एशिया के जो देश है, क्योंकि दक्षिण पूर्व वालों ने मिलकर के बना लिया था। तो दक्षिण एशिया के देश है जिसमें मुख्यतः भारत है। जैसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है ना, भारत है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। इन्होंने मिलकर के क्या किया कि एक ऐसा संगठन अपने यहाँ पर भी बनना चाहिए, दक्षिण एशिया में भी बनना चाहिए, ताकि यहाँ पर भी क्या हो? आपसी सहयोग है वो बढ़ाया जा सके। तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय। इसके सदस्य कितने हैं? भारत, बांग्लादेश सहित 8। कितने मेंबर है? भारत, बांग्लादेश सहित 8 मेंबर है। तो बांग्लादेश की पहल पे भारत के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है। भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और बाद में अभी अफगानिस्तान भी इसका मेंबर बन गया। तो ये भारत और उसके आसपास के जो देश है वो इसमें शामिल है ना। भारत और उसके आसपास के जो देश है उसमें भारत और उसके पड़ोसी, भारत और उसके पड़ोसी 8 देशों का, दक्षिण एशिया में भारत है तो भारत और उसके पड़ोसी 8 देशों का ये एक संगठन है। पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में म्यांमार को इसमें शामिल किया गया। ईरान है, दक्षिणी कोरिया को, जापान को, यूरोपीय संघ को, मॉरिशस, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को भी इसमें शामिल एज ए ऑब्जर्वर के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। कृषि का, सार्क का कृषि का एक सेंटर बनाया गया है, वो ढाका बांग्लादेश में बनाया गया है। ऊर्जा का केंद्र है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में बनाया गया है। सांस्कृतिक केंद्र है, कोलंबो श्रीलंका में बनाया गया है। सार्क टीबी एंड एड्स केंद्र है वो काठमांडू, क्योंकि इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कार्य
एक तरह से पाई जाती है। आपदा केंद्र है इसका सामूहिक रूप से वो नई दिल्ली में है। पहली बैठक है 1985 में ढाका में हुई। लेकिन सार्क के साथ में प्रॉब्लम है, सार्क की कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है। समस्या क्या है? क्योंकि पाकिस्तान भी है इसमें और भारत भी है। समस्या क्या है? भारत और पाकिस्तान क्या करते हैं? दोनों इसके मेंबर हैं और दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे का विरोध करते हैं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे का विरोध करते हैं। इनके विरोध की जो नीति होती है, इसकी वजह से सार्क है आसियान की तरह ज़्यादा मतलब एक तरह से सफल नहीं हो पाया है। सार्क उतना सफल नहीं हो पाया है क्योंकि आपसी विश्वास विरोध है, आपसी तालमेल नहीं है, है ना, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, विश्वास की कमी है। दोनों में क्या है? विश्वास की कमी है। सीमा संबंधी विवाद है, सीमा संबंधी विवाद है यहाँ पे। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इनकी वजह से सार्क है उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा है क्योंकि जब कॉन्फिडेंस की कमी है तो विश्वास ही नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत ने एक अभी थोड़े समय पहले मोदी जी ने एक पहल की थी कि इंडिया एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ेगा जो क्या करेगा? सार्क सैटेलाइट के रूप में होगा और ये जो भारत के सार्क के सदस्य देश है उन सबको सैटेलाइट के माध्यम से क्या होगा? सुविधाएं मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा कि नहीं, हमको इस प्रकार की सुविधा नहीं चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसको मतलब विश्वास नहीं था इंडिया पे। तो वो विश्वास की जो कमी है, इसकी वजह से क्या होता है? फिर आतंकवाद जैसी समस्या भी है यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान की एक आतंकवाद भी है, आतंक की प्रॉब्लम भी है। उसकी वजह से भी क्या है? विश्वास नहीं करते हैं एक दूसरे पे। और समस्याएं लगभग इनमें सामाजिक आर्थिक समस्याओं की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो एक जैसी है। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, है ना, स्वास्थ्य संबंधित कमी, ये सब चीज़ें सभी देशों में हैं सार्क के। लेकिन विश्वास की कमी की वजह से क्या होता है? ये समस्याएं जस की तस बनी हुई है और सार्क है वो एक तरह से आसियान की तरह मजबूत संगठन के रूप में सामने नहीं आ पाया है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, अर्थात जो पेट्रोलियम या खनिज तेल के जो निर्यातक देश है उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया है। पेट्रोल का जो निर्यात करने वाले देश है उनके द्वारा पेट्रोल का निर्यात, अर्थात जो तेल का निर्यात करने वाले देश है, पेट्रोल का निर्यात करने वाले देश है, उनके द्वारा एक संगठन मिलकर के बनाया गया। पेट्रोल का निर्यात इन जिन देशों के द्वारा किया जाता है उनके द्वारा ये एक संगठन बनाया गया जिसको ओपेक के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई 1960 को। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? वियना में। संख्या कितनी है वर्तमान में? 13। हालांकि इसमें से एक कतर है वो बाहर हो चुका है। तो ये मतलब अब इसकी इनके द्वारा क्या किया जाता है? पेट्रोल का निर्यात किया जाता है। तो पेट्रोल का निर्यात इस 12 में से एक, 13 में से एक बाहर हो गया कतर। कतर अभी बाहर हो गया तो वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 12। पेट्रोल का निर्यात इनके द्वारा किया जाता है। तो निर्यात से संबंधित नीति बनाना, उसकी जो कीमत वगैरह होती है उसका निर्धारण करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो इन्होंने मिलकर के एक तरह से मतलब इस प्रकार का एक छोटा सा संगठन बनाया। कब बना? 1960 में। मुख्यालय कहाँ है? वियना में। संख्या वर्तमान में कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 13। अलग कौन हुआ? कतर। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी जिनको अपन ने देखा। अगला महत्वपूर्ण संगठन है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स, ये जो ब्रिक्स शब्द बना है वो जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके जो शुरुआती अक्षर है उनसे मिलकर के बना है। और इसकी स्थापना का जो क्रेडिट है वो रूस की पहल पे इसका
गठन होता है। सदस्य कौन कौन से देश है? तो रूस है, भारत है, ब्राज़ील है, चीन है, दक्षिणी अफ्रीका है। दक्षिणी अफ्रीका, ये सारे के सारे क्या है, एक तरह से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। किस प्रकार की इकोनॉमी है इनकी? उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनके द्वारा ये, और ये जो ब्रिक्स शब्द बना है, वो भी ब्रिक्स जो शब्द बना है वो भी इन देशों के जो शुरुआती अक्षर हैं, जैसे ब्राज़ील रूस, रसिया से आर, बी से मतलब ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो इन देशों के जो शुरुआती अक्षर के लेटर को लिया जाए, इनको मिला करके ब्रिक्स शब्द बनेगा। तो ये उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और इसमें ये मेंबर्स से ब्रिक्स इनके माध्यम से, और इनको आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक तरह से इंजन के रूप में देखा जा रहा है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मतलब ये प्रकृति संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकृति अर्थात पर्यावरण से संबंधित, प्रकृति संरक्षण। प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। स्थापना कब होती है? 29 अप्रैल 1961 को। मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड इसका इंग्लैंड में है। तो ये अब ब्रिक्स के बारे में जाना। वर्ल्ड वाइड नेचर, ये प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य करता है, इसके बारे में अपन ने जाना। अगला है वाडा, ये बहुत ज़्यादा नाम न्यूज़पेपर वगैरह में रहता है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी क्या करता है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिस्पर्धा खेल वगैरह होते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल वगैरह होते हैं, खेल में जो मतलब डोपिंग वगैरह होती है, जैसे ड्रग्स वगैरह है ना, खेल में जो नशा वगैरह होता है, ड्रग्स वगैरह होता है, उसको रोकना उसको रोकने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ये खिलाड़ियों का क्या करता है? डोपिंग टेस्ट वगैरह करता है। वाडा क्या करता है? वैश्विक स्तर पे जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, इनका क्या करते हैं? ये टेस्ट करते हैं, डोपिंग टेस्ट इनके द्वारा किया जाता है। डोपिंग टेस्ट इसके द्वारा किया जाता है कि कोई खिलाड़ी मतलब इस प्रकार की कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहा है कि उसको स्पोर्ट्स में या खेल में या इवेंट में अनुचित फायदा जो पहुंचाती हो। तो प्रतिबंधित ड्रग्स जो होती है वो खिलाड़ी के द्वारा नहीं ली जाती। प्रतिबंधित जो ड्रग्स वगैरह होती है, इनकी लिस्ट होती है इनके पास में, वो खिलाड़ी के द्वारा यूज नहीं की जानी चाहिए। अगर वो यूज करते गए पाया गया तो वो टेस्ट, डोपिंग टेस्ट होता है, उसमें फेलियर का मतलब है खिलाड़ी पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मुख्यालय कहाँ है इसका? मॉन्ट्रियल, कनाडा। कब बनाया गया? 1999 में। फिर एक संगठन है बिमस्टेक, ये भी इंडिया के नेतृत्व में बनाया गया है। बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इंसेंटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। जो बंगाल की खाड़ी है, ये इस टाइप से बंगाल की खाड़ी, इसके आसपास के जो देश है, बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश है, उनको मिलकर के एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है बिमस्टेक। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक संगठन बनाया गया। 7 सदस्य हैं। कौन कौन से? भारत, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान, यहाँ पे भूटान हो जाएगा, फिर नेपाल, यहाँ पे नेपाल हो जाएगा, और श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, थाईलैंड, यहाँ पे इधर नीचे थाईलैंड, और भारत का पड़ोसी म्यांमार। तो ये बंगाल की खाड़ी के चारों ओर या उसके आसपास में संकेंद्रित देश है, जिनका भारत के नेतृत्व में इसकी स्थापना 1997 में की गई। मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? ढाका, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय बनाया गया। कार्य या उद्देश्य क्या है? वो आपसी सहयोग और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। बेसिकली भारत क्या सोचता है कि ये बिमस्टेक है, उसको सार्क में, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में अनबन है, रिश्ते ठीक नहीं है,
तो पाकिस्तान की वजह से सार्क है वो प्रगति नहीं कर पा रहा है। तो इंडिया ने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा संगठन बना लिया जाए जिसमें पाकिस्तान नहीं हो। इसीलिए बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान टच नहीं होता है, तो बंगाल की खाड़ी वाले देशों को मिलाकर के एक आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में ये बिमस्टेक की स्थापना 1997 में की गई। और भारत है वो वर्तमान में भी बिमस्टेक को ही मतलब एक तरह से सार्क की जगह प्रतिस्थापित करने को प्रयासरत है, क्योंकि वहाँ पे दोनों देशों की जो आपसी मतभेद है उनकी वजह से उतनी प्रोग्रेस हो नहीं पा रही है। नाटो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण संगठन है और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, मतलब एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में, यूरोप में है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 26 है। नाटो, अभी जैसे नाटो चर्चित था, अभी किस लिए चर्चित था? थोड़े टाइम पहले यूक्रेन युद्ध के समय यह चर्चित था। यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहता था। यूक्रेन क्या होना चाहता था? नाटो में शामिल होना चाहता था। यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता था। नाटो का एक जो मतलब इसका मोटो है या उद्देश्य जो है इसका जो मोटो है, उद्देश्य है वो क्या है? मतलब एक तरह से ये जो देश है इस पे किसी पे भी आक्रमण होगा तो मतलब एक तरह से वो सामूहिक आक्रमण माना जाएगा। ये जो 26 सदस्य देश है इसमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, इस टाइप से बड़े बड़े देश है और सक्षम देश है, विकसित देश है। तो इसका जो उद्देश्य है मतलब एक तरह से सामूहिक सुरक्षा इसका उद्देश्य है। तो यूक्रेन को लगा कि अगर नाटो में शामिल हो जाते हैं तो फिर उसकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो नाटो की सेनाओं का हो जाएगा। नाटो की खुद की अपनी सेना है और इस प्रकार यूक्रेन रूस जो युद्ध हुआ था उसका एक रीज़न ये भी था कि यूक्रेन का जो ये युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच में वार हुआ था जो अभी भी चल रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी था कि वो नाटो में शामिल होना चाहता था। मतलब एक तरह से साझा सुरक्षा की बात ये करता है, कलेक्टिव सामूहिक सुरक्षा की ये बात करता है। तो इसमें ये एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोपीय राष्ट्रों में एक बेचैनी थी, एक असुरक्षा की भावना थी कि अब हमारी सुरक्षा कौन करेगा, क्योंकि यूरोपीय जो ताकतें थी वो कमज़ोर हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। और विश्व पटल पर या वैश्विक परिदृश्य में जो वैश्विक शक्ति उभर के सामने आई वो कौन थी? वो एक तो रसिया थी और दूसरा था अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने वाली थी आगे फ्यूचर में, और जो वर्तमान में भी चल रही है एक तरह से, फिर आगे चली भी थी शीत युद्ध के रूप में। तो यूरोप, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध है बेसिकली यूरोप की जमीन पे ही लड़ा गया था और सबसे ज़्यादा नुकसान भी यूरोपीय कंट्रीज को ही हुआ था, तो उनको कहीं ना कहीं एक डर था, ये सुरक्षा थी उनके बीच में कि हमारी सुरक्षा अब कौन करेगा। तो अमेरिका ने क्या किया, उनको एक तरह से मतलब ये सुरक्षा का एक तरह से साझी सुरक्षा का कॉन्सेप्ट दिया नाटो के रूप में कि आप इस संगठन में शामिल हो जाइए, आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा मतलब सामूहिक होगी। तो ये इस टाइप से मतलब पूरा इन देशों की सुरक्षा का दायित्व है नाटो के द्वारा। नाटो की अपनी सेनाएं होती है जिसमें ये सभी देश मिलकर के योगदान देते हैं, उनके माध्यम से सामूहिक सुरक्षा या साझा सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला जो संगठन है वो महत्वपूर्ण संगठन है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब चीन की पहल पे या चीन के द्वारा, चीन की जो सोच है उसका एक नमूना है। इसकी स्थापना जून 2001 में संघाई में हुई। संघाई कहाँ पे है? चीन में। सचिवालय इसका बीजिंग में है। अध्यक्ष व्लादिमीर नेरोव। ये एक 6 सदस्यीय संगठन है जिसके सदस्य कौन कौन है? चीन है, रूस है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब इसमें भारत और पाकिस्तान भी है। तो पहले कितने थे? 6 थे। पहले इसमें कितने थे? 6 सदस्य थे। वर्तमान में 8 सदस्य हो गए।
वर्तमान में इसमें सदस्य कितने हो गए? 8। अब नए कौन कौन शामिल हुआ? एक तो भारत हो गया इसमें शामिल, दूसरा पाकिस्तान। तो इनको शामिल करने से पाकिस्तान को चीन की पहल पे और भारत को रूस की पहल पे शामिल किया गया। तो वर्तमान में 8 सदस्य इसमें हैं और ये एक मतलब मध्य एशियाई देश है, साथ ही साथ भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन इनका मिलाकर के एक संगठन है और इसका जो अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर के कार्य करने की बात ये करता है। चीन की पहल पे, रूस और चीन की पहल पर मिलकर के ये बनाया गया संगठन है। 8 इसके सदस्य, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 8। उसमें से चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और बाकी ये जो मध्य एशियाई देश है वो इसमें शामिल है। G8 ग्रुप 8, G8 तो ये ग्रुप 8 जिसमें 8 सदस्य, शुरुआत में ये G7 के नाम से जाना जाता था। जब रसिया को इसमें शामिल कर लिया गया, शुरुआत में ये प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में ये G7 के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? G7 के नाम से जाना जाता था। बाद में इसमें रूस को भी शामिल कर लिया गया, तब ये क्या कहलाया? G8 कहलाया। बाद में आगे चल करके क्या कहलाया? G8 कहलाने लग गया। हालांकि रूस इससे वापस बाहर हो गया पुनः, तो इसकी सदस्य संख्या 8, लेकिन वर्तमान में रूस को इससे वापस निकाल दिया गया है। वर्तमान में सदस्य संख्या वापस कितनी हो गई? 7। वर्तमान में इसमें सदस्य वापस कितने हैं? 7। लेकिन इसका नाम G8 ही है। नाम इसमें क्या है? इसका G8 ही नाम है इसका। सदस्य कितने हैं? 7 ही है। क्यों है 7 ही? क्योंकि रूस को वापस निकाल दिया गया। रूस इससे क्या हुआ? निष्कासित किया गया। रूस को इससे निष्कासित कर दिया गया वापस। तो वर्तमान में इसमें सदस्य तो 7 ही है, लेकिन आज भी ये G8 के रूप में ही जाना जाता है। सदस्य कौन कौन से हैं? फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। लेकिन रूस को अभी वर्तमान में निकाल दिया गया। अब देखिए, ये जो 7 सदस्य हैं, ये सारे के सारे किस प्रकार के सदस्य हैं? ये सारे के सारे विकसित राष्ट्र हैं। किस प्रकार के देश है? विकसित राष्ट्र है, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विकसित है, इनकी जीडीपी ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, आर्थिक रूप से सक्षम है, औद्योगिकरण अपने उच्च स्तर पे पहुंच चुका है। तो ये दुनिया के मतलब एक तरह से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने वाले देश है। रूस इसमें शामिल हुआ था 97 में और अभी पिछले समय रूस को वापस निकाल दिया गया। ये क्या करता है? G8 के शिखर सम्मेलन होता है, किसका शिखर सम्मेलन होता है, उसमें आर्थिक नीतियों का निर्धारण होता है और वैश्विक महत्व के अन्य जो भी मुद्दा होता है उस पे ये चर्चा करता है। ये मिलकर के क्या करते हैं? एक सम्मेलन होता है, इनका एक सम्मेलन हुआ करता है, एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में ये वैश्विक जो मुद्दे होते हैं उस दौरान के, उन मुद्दों पे ये क्या करते हैं? वैश्विक मुद्दों पे चर्चा करते हैं। उस दौरान के, उस साल के जो मुद्दे होते हैं उस पे चर्चा करते हैं। जैसे अभी इनका सम्मेलन हुआ तो रूस यूक्रेन युद्ध है उस पे चर्चा हुई थी, या इस प्रकार का कोई और मुद्दा होता है, ज्वलंत मुद्दा होता है, बर्निंग क्वेश्चन जो होता है उस पे ही ये चर्चा करते हैं और साथ ही साथ कुछ आर्थिक जो मुद्दे होते हैं उन पे चर्चा करते हैं। फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली संस्था है। फुटबॉल जो होता है उसको कंट्रोल करने वाली संस्था है फीफा। स्थापना 1904 में हुई। वैश्विक स्तर पे फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, विश्व कप वगैरह है ना। अभी ये चर्चित भी था फीफा, 2 दिन पहले ही चर्चित क्यों था? भारत का जो भारत पे उसमें एक यहाँ पे जूनियर विश्व कप होना था, है ना। भारत में क्या होना था? फुटबॉल का जूनियर विश्व कप होना था। मतलब एक तरह से अंडर 17 था का एक
प्रतियोगिता होनी थी उस पे इन्होंने क्या किया है, एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि भारत की जो फुटबॉल की जो संस्था है, संगठन है, संघ है, वो क्या है अपना चुनाव वगैरह समय पे नहीं करवा पाए थे। इनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको पूरा करना जरूरी होता है। तो अंडर 17 का जो विश्व कप भारत में होना था उस पे फिर प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया है। तो ये क्या करती है, ये संस्था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और ये फुटबॉल से संबंधित जो आयोजन होते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए उसको देखती है। फुटबॉल स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो आयोजन होते हैं उनको ये देखती है। जैसे विश्व कप होता है ना, विश्व कप वगैरह है उसको देखती है। फुटबॉल से जुड़ा हुआ विश्व कप वगैरह होता है उसको ये देखती है। फुटबॉल विश्व कप होता है उसको ये देखती है। G20 इसी प्रकार एक संगठन है, ग्रुप 20 ये विकसित और विकासशील, ये विकसित और विकासशील दोनों देशों का G20 विकसित दोनों का मतलब एक तरह से संगठन है। इसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश इसमें शामिल है, दोनों प्रकार के देश इसमें शामिल है। स्थापना कब हुई, 1999 में। G8 है वो विकसित देशों का संगठन है। तो देखा गया ये मतलब बाद में कि ये इस प्रकार, ये 97 में क्या हुआ था, 1997 के आसपास में जो ये अपने आसियान देश थे, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, एशियाई जो देश है, इनमें एक क्या, इन देशों में मंदी की स्थिति थी। इन देशों में मंदी की स्थिति देखी गई और ऐसा लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वैश्विक मंदी की रूप से आगे बढ़ जाए। तो उसके आगे चल करके एक संगठन बनाया गया G20 जिसमें मतलब विकासशील और विकसित देशों को शामिल किया गया। 19 देश इसमें शामिल है, प्लस यूरोपीय यूनियन है वो भी इसमें शामिल है। इसका जो 17वां सम्मेलन है इंडिया में 2022 में भारत में होना है। 16वां सम्मेलन है 2021 में इटली में हुआ था, रोम इटली में हुआ था। और ये भी क्या करता है, ये जो संगठन है वो भी क्या करता है, आर्थिक मुद्दों पे चर्चा करता है। क्या करता है ये, आर्थिक जो मुद्दे होते हैं मुद्दों पर चर्चा करता है। तो इसमें विकासशील और विकसित दोनों देश शामिल है। एक तरह से ये वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो आर्थिक मुद्दों पे चर्चा करने वाली ज़्यादा प्रासंगिक संस्था या संगठन ये है। G8 में तो क्या है, केवल विकसित देश ही है, भारत जैसे देश शामिल ही नहीं है। तो ये ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाला संगठन है। रेड क्रॉस ये भी एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। स्थापना 1863 में जिनेवा में हुई थी और किसके J.H. ड्यूनोट के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में विश्व में लगभग 150 रेड क्रॉस संगठन कार्यरत है। 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल का जो शांति पुरस्कार होता है, पीस प्राइज होता है, वो इसको दिया जा चुका है। रेड क्रॉस ये शांति व्यवस्था से संबंधित कार्य करता है ना, मतलब शांति व्यवस्था बना करके रखने के लिए ये कार्य करता है। तो शांति व्यवस्था के लिए ये अलग अलग जगहों पे और इसके संगठन बने हुए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से अलग अलग देशों में इसके संगठन बने हुए हैं जो कार्य करते रहते हैं। सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम गतिविधियां ये संचालित करते रहते हैं। भारत में भी इस प्रकार के एक्टिविटीज इनके द्वारा किए जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी एक वैश्विक संगठन है और इसकी शुरुआत एक ब्रिटिश वकील पीटर बेंसन द्वारा 1961 में शुरुआत की गई। संबंध किससे है, मानव अधिकारों से। ये क्या देखता है, मानव अधिकारों से संबंधित एक विश्वव्यापी संगठन है। मुख्यालय कहाँ है, लंदन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, ह्यूमन राइट्स से। ह्यूमन राइट अर्थात मानव अधिकार से संबंधित ये
कार्य करती है। मानव अधिकारों से संबंधित जो संगठन वगैरह होते हैं उनके साथ में मिलकर के ये कार्य करती है। मानव मनुष्य होने के नाते जो अधिकार होते हैं उन पे ये कार्य करती है। ग्रीन पीस ये भी एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संगठन के रूप में। इसकी स्थापना 1971 में कहाँ पे, कनाडा में की गई। और वैश्विक स्तर पे ये पर्यावरण से संबंधित ग्रीन पीस ये है वो पर्यावरण से संबंधित कार्य करती है। तो वैश्विक स्तर पे पर्यावरण से संबंधित ये कार्यक्रम संचालित करती है ग्रीन पीस। बहुत सारे मतलब इसके प्रोग्राम कार्यक्रम जो होते हैं वो पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं। वैश्विक स्तर पे पर्यावरण से संबंधित कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये एक नया संगठन है और भारत के नेतृत्व में मोदी जी की पहल पे गठित किया गया 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के संयुक्त रूप से मतलब पहल पे इनके नेतृत्व में पेरिस में, कहाँ पे, पेरिस में 30 नवंबर 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित एक ट्रीटी के रूप में है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। बेसिकली क्या है कि जैसे ग्लोब पे अपन देखते हैं 0 डिग्री और इधर जैसे कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और इधर मकर रेखा। ये जो बेल्ट है पूरा का पूरा, ये जो बेल्ट होता है ग्लोब पे, ये जो बेल्ट होता है यहाँ पे क्या है, सौर ऊर्जा की संभावना सर्वाधिक होती है। ये जो एरिया है या ये जो बेल्ट है इसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा की, ये जो बेल्ट है इसमें क्या है, सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना होती है। क्यों कि सूर्य है साल भर यहाँ पे सीधा चमकता है। तो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में स्थित जो देश है वो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को किससे पूरा कर सकते हैं, ये जो देश है वो जो इनकी ऊर्जा आवश्यकता है, ऊर्जा की जो जरूरत है, आवश्यकता है, ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसको सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाए कि ये देश मिलकर के इस प्रकार का एक संगठन बना लेते हैं और इस पे कार्य करते हैं तो सबके लिए आसानी होगी और स्वच्छ ऊर्जा भी मिल जाएगी। क्या होगा इसका फायदा, स्वच्छ जो ऊर्जा है, स्वच्छ ऊर्जा भी मिल जाएगी, अर्थात कोयला जलाने से जो पर्यावरणीय नुकसान होता है वो भी नहीं होगा। सौर ऊर्जा का अधिकतम उत्पादन से अपनी जो आवश्यकताएं हैं ऊर्जा की वो पूरा कर पाएंगे। वर्तमान में 122 इसके सदस्य हैं, अमेरिका भी इसका सदस्य बन चुका है। एक तरह से नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसका उपयोग एक स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य के मतलब कर सकते हैं। एक तरह से पर्यावरणीय मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यावरण संरक्षण के रूप में एक तरह से ये कार्य हो जाएगा इनका। किस प्रकार, पर्यावरण संरक्षण का कार्य किसके माध्यम से, स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से। स्वच्छ ऊर्जा, और स्वच्छ ऊर्जा किसके माध्यम से मिलेगी, सोलर एनर्जी के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। तो भविष्य की एक रणनीति के तय करना जरूरी हो गया, क्योंकि फ्यूचर में जैसे कोयला है, पेट्रोल है, एक समय बाद में क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, हमारे पास में अगर इस पे कार्य किया होगा तो हम क्लीन एनर्जी के रूप में सोलर एनर्जी को अपन यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए ये संगठन बनाया गया है। इसका मुख्यालय अपने हरियाणा के गुरुग्राम में, जो गुड़गांव होता था, गुरुग्राम में बनाया गया है। और भारत में मतलब पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय बनाया गया है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता है उसको कम करके सौर ऊर्जा का उत्पादन को बढ़ाना। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना। इसके अलावा जो मेंबर है, सदस्य देश है, सस्ती दरों पर सोलर टेक्नोलॉजी
को प्रबंध करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। उद्देश्य की बात करें तो सोलर ऊर्जा है उसको बढ़ाना, सोलर ऊर्जा, साथ ही साथ जो सोलर पैनल वगैरह लगते हैं, सोलर पैनल जो लगते हैं उनकी उपलब्धता और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, इस क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ाना ताकि ये सोलर पैनल वगैरह होता है, ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह होती है उसमें अनुसंधान बढ़े, विकास हो और ये आम आदमी तक ये तकनीक है वो पहुंच जाए ताकि आम आदमी भी इनका यूज कर सके। तो ये एक महत्वपूर्ण संगठन था जिसके बारे में हमने जानकारी ली, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अर्थात ये कर्क और मकर रेखाओं के बीच में, अर्थात जहां सूर्य की ऊर्जा अधिकतम प्राप्ति होती है उन देशों का एक संगठन है और भारत की पहल पे इसका गठन किया गया और भारत के गुरुग्राम हरियाणा में जो गुड़गांव है वहां पे इसकी मतलब मुख्यालय स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या है? सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना। अमेरिका भी इसमें अभी वर्तमान में शामिल हो गया है और लगभग 122 सदस्य इसके बन चुके हैं और वैश्विक स्तर पर एक प्रभावी भूमिका आने वाले फ्यूचर में ये निभाएगा। तो अपन ने आज की क्लास में मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जाना, उसके जो अंग वगैरह है उसके बारे में जाना, किसका क्या कार्य है ब्रीफली वो जाना, साथ ही साथ UN की जो सहयोगी संस्थाएं हैं या उसकी जो एजेंसीज है यूनिसेफ वगैरह, यूनेस्को वगैरह, उनके बारे में जाना और कुछ दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में भी हमने आज की क्लास में एक तरह से स्टडी की है, देखा है कि क्या किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस क्लास में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में हमने जान लिया है। नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।